आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप जी, हमारे मित्र अंग्रेजी अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष और आज कुल सचिव का दायित्व निर्वहन कर रहे प्रोफेसर अतनु भट्टाचार्य जी, और हिंदी पखवाड़े का कुशल और शानदार आयोजन करने वाली टीम के प्रमुख प्रोफेसर राकेश राय जी और उनकी पूरी टीम, मेरे समक्ष उपस्थित विभिन्न विद्या शाखाओं के अधिष्ठातागण, केंद्रों के अध्यक्ष, समन्वयक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, छात्र छात्राओं, यह हम सबके लिए बड़े गर्व और गौरव का दिन है कि हम लोग हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और इस विश्वविद्यालय की परंपरा में आरंभ से अब तक हम लोगों ने इस बात की कोशिश की है कि यह केवल हिंदी का आयोजन न हो, और पहले दिन से हम लोगों ने इसे भारतीय भाषाओं के दिवस के रूप में मनाया है। और अगर हमने इसको हिंदी दिवस मनाया है तो हमने हमेशा इस बात को रेखांकित किया है कि यह राजभाषा हिंदी दिवस है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मित्रों, अगर इस देश में किसी की स्थिति थोड़ी कमजोर है कि उसके प्रति करुणा उपजे और कोई कवि बन जाए, ऐसे राकेश राय जी जिस हिंदी के लिए बचाने की अपील कर रहे थे वो राजभाषा हिंदी है। क्योंकि राजभाषा हिंदी को बचाना, उसे हमारे रोज दैनंदिन के कामकाज के व्यवहार में लाना, यह हम सबका परम दायित्व है। यह हमारे संविधान की संकल्पना है और एक संवैधानिक राष्ट्र के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम राजभाषा का समुचित सम्मान करें। और इसके लिए ही इस तरह के आयोजन दिन, सप्ताह, पखवाड़े, महीने और वर्ष मनाने के प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। लेकिन यह मात्र संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यह भावनात्मक प्रावधान है और एक भावनात्मक अनुबंध है, जिस अनुबंध की पूर्ति के लिए आप सब यहां पे उपस्थित हुए हैं। आप काम चलाऊ उपस्थिति आपकी नहीं है। मैं अपने मित्र प्रोफेसर अतनु भट्टाचार्य जी को बताना चाहूंगा कि आपने जो संबोधन किया वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन था। यह हिंदी की उदारता है, क्योंकि हिंदी पूरे देश की है और देश की ही नहीं, इस भारतीय उपमहाद्वीप की हिंदी है। और भारतीय उपमहाद्वीप जिसको आसेतु हिमाचल कहा गया, उस देश में जो भी हिंदी बोलेगा, जिस रूप में भी हिंदी बोलेगा, वो हमारी हिंदी होगी। और उस हिंदी को हम स्वीकार करेंगे, उस हिंदी को सम्मान करेंगे और उस हिंदी को साहित्य के सिंहासन पर स्थापित करेंगे। लेकिन फर्क रखना है कि यहां पर हम राजभाषा हिंदी की बात जब करेंगे तो राजभाषा हिंदी के संवैधानिक प्रावधानों में बाकायदे उल्लिखित है कि किस शब्द को आपको प्रयुक्त करना है, किस शब्द का आपको परहेज करना है, और उसका पूरा पालन करना हम सबका दायित्व है, हम सबकी जिम्मेदारी है और हम उसका निर्वहन बखूबी करेंगे। इसलिए मैं अतनु जी से भली भांति सहमत हूं और उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि न तो आपकी हिंदी काम चलाऊ है और न ही आज आप काम चलाऊ कुल सचिव हैं। आप हमारे आत्मीय हैं, आदरणीय हैं और हमेशा है। दूसरी बात, यह जो शब्द हिंदी है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। यह एक भाषा का सूचक शब्द नहीं है। हम लोग गलती करते हैं और बहुत सीमित अर्थ में देखते हैं कि यह भाषा का सूचक शब्द है। इसके इतिहास में जाएं, इसकी परंपरा को देखें तो आप पाएंगे कि यह एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमारी भौगोलिक पहचान का सूचक शब्द है। यह हमारी राष्ट्रीय पहचान की सूचना देने वाला शब्द है। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द है। यह हमारी एकात्मता को व्यक्त करने वाला शब्द है। इसलिए यह विषय अपने आप में हिंदी के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता को व्यक्त करने वाला शब्द है। इसलिए जब हम कहते हैं जय हिंद, तो इसका मतलब
ये पूरा देश होता है और इस देश की बोले जाने वाली समस्त भाषाएं उस हिंद में शामिल हैं जिसको हम हिंदी कहते हैं। ठीक इसी तरह से अल्लामा इकबाल ने जब कहा था कि ये देश उनको सारे जहां से अच्छा इसलिए नहीं लगा था कि उन्होंने कोई एक क्षेत्र अंचल विशेष को देखा था। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान तब लगता है जब हिंदी है, हम वतन हैं, हिंदुस्ता हमारा का भाव हमारे भीतर जागता है। और इसलिए सभी भाषाओं के प्रति प्रेम, उसके व्यवहार का आग्रह, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अब हम बात करेंगे हिंदी की, क्योंकि यह हिंदी जो साहित्य में व्यवहृत होती है, जो बोलचाल में व्यवहृत होती है और जो पूरे देश भर में बोली जाती है, जो लिंक लैंग्वेज के रूप में हमारे बीच उपस्थित है, यह हिंदी की जो परंपरा है उस पर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि यह जनभाषा की परंपरा का विकास है। और जनभाषाओं की जो भूमिका होती है हमेशा से वह सत्ता सुख की भाषा नहीं होती, वह सत्ता प्रतिष्ठानों को चुनौती देने वाली भाषा होती है। वो सत्ता के खिलाफ जनता के संघर्ष की भाषा होती है और वो स्थापित जो प्रतिष्ठान है उनको चुनौती देकर उनको अपने साथ लाने और अपने पक्ष में करने के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की भाषा होती है। यह जनभाषा की भूमिका होती है और जनभाषा की इसी भूमिका में, इसी कड़ी में हिंदी हमारे बीच उपस्थित होती है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे महापुरुष हुए उन सब ने जनभाषाओं को अपनाया। मैं महात्मा बुद्ध से शुरू करूं, मैं तीर्थंकर महावीर की बात करूं, मैं भक्तिकालीन कवियों की बात करूं कि क्या उड़ीसा, क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र, क्या उत्तर प्रदेश, सभी संतों ने अपना राष्ट्रीय दायित्व समझा कि वो मराठी में, गुजराती में, उड़िया में, बांग्ला में, पंजाबी में लिखने के साथ साथ वो कुछ पद तत्कालीन जनभाषा में अवश्य रचेंगे और वही तत्कालीन जनभाषा जिसको हम लोग मध्यकाल की हिंदी कहते हैं और उसे मध्यकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में पढ़ते पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पर नरसी भी हैं, अखा भी हैं, चैतन्य भी हैं और हम सभी को, विद्यापति भी हैं, हम सभी को बराबर का सम्मान देते चले आए हैं। और अगर इनकी भूमिका पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सभी के सभी एक तरह से अपने समय के जो भी प्रचलन रहे हैं, जो भी भाषा और समाज की स्थितियां रही हैं, जो राजनीतिक या धार्मिक या सांस्कृतिक सत्ताएं रही हैं, उनको चुनौती दी है और चुनौती देने के लिए उन्होंने जनभाषा को अपनाया है और उसी जनभाषा के विकास के रूप में मैं हिंदी को देखता हूं। और हम पाते हैं कि हमारी परंपरा कैसी है। मैंने कहा ना कि यह सत्ता सुख वाली भाषा है ही नहीं, इससे सत्ता पाई जा सकती है लेकिन सत्ता चलाई नहीं जा सकती, क्योंकि यह जन जन की वेदना को वाणी देने वाली भाषा है। और जब आप जन जन की वेदना का ख्याल करेंगे तो आप सिंहासन पर बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए तब से लेकर आज तक कभी भी जनभाषाएं सत्ता की भाषा नहीं रही। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सत्य है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। महात्मा बुद्ध से लेके महात्मा गांधी तक जो हमारी यह परंपरा है उसका हमें समुचित ध्यान रखने की जरूरत है। आप देखें कि कबीर एक हुआ जिसने न तो राजनीतिक सत्ता की परवाह की, न तत्कालीन जो शास्त्रीय सत्ता थी उसकी परवाह की। उसने दोनों को समान रूप से फटकारा और लोक को साथ लेकर चलने की बात की। हमारे एक कवि हुए कुंभन दास, जो उस समय के बहुत बड़े महाबली यानी अकबर, जो अपने को महाबली कहलाता था, उनके दरबार में जाने से इनकार करते हुए कहा कि संतन को कहां सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। और उससे बड़ी टिप्पणी क्या हो सकती है कि जाको मुख देखत दुख उपजत ताको करे परिप्रणाम। यह हिंदी की ताकत थी, यह हमारे संतों की ताकत थी, जिस ताकत को लेकर हिंदी चली है। हिंदी की इस परंपरा में तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है और यह संयोग है कि तुलसी, कबीर, सब का संबंध काशी से रहा है। जब कहा गया, टोडरमल ने कहा
कि आप आइए और अकबर के दरबार के नवरत्नों की शोभा बढ़ाइए, तो तुलसी ने जो बात कही थी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी का होंगे नर के मनसबदार। जो भगवान का मनसबदार है उसको नर का मनसबदार, मनुष्य का मनसबदार बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और महाकवि सूरदास ने आगरा के गऊ घाट पर, जो आगरा के अकबर के किले से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, वहां पर उसने कहा था तानसेन को कि मुझे अकबर के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका पद है, बड़ा महत्वपूर्ण पद है कि मन में रहो नाहिन ठौर, ये ब्रज भाषा में, नंद नंदन अच्छत कैसे आनिए उर, और जब नंद नंदन मेरे हृदय में है तो दूसरे को कैसे भीतर लाऊं। चलत चितवत दिवस जागत स्वप्न सोवत राति, हृदय तय वह मदन मूर्ति छिन्न इतवत जाति। ये हमारे संतों की वाणी रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो हिंदी की परंपरा है ये कबीर, तुलसी और नजीर की परंपरा है, इसलिए यह हमेशा जन के साथ खड़ी है, इसीलिए इसको हम जन भाषा कहते हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि हम अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन एक कमी हम में बहुत ज़्यादा खटकती है, वो ये कि हम महापुरुषों का सम्मान करते हैं, महापुरुषों का आदर करते हैं, महापुरुषों के छोटे छोटे मतभेदों को बड़ा बनाकर एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन महापुरुषों की जो सहमति है उसके साथ चलने से इनकार कर देते हैं। कोई ऐसा नेता स्वाधीनता आंदोलन में आपको नहीं मिलेगा जिसने हिंदी का विरोध किया हो। एकाध छिटपुट हो भी जाए तो जितने बड़े नेता थे सबने एक मत से हिंदी को देश की भाषा, देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, ये ऐतिहासिक सच है। आप देखें कि विनायक दामोदर सावरकर लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं और उनके जो संकल्प हैं उन संकल्पों में वो हिंदी की वकालत करते हैं और वो कहते हैं कि इस देश में कोई भाषा इस देश को जोड़ सकती है तो वो हिंदी हो सकती है। मत भिन्नता हो सकती है, वो ये भी कहते हैं कि वो संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर हैं। दूसरी तरफ महात्मा गांधी हिंद स्वराज 1909 में लिख रहे हैं, जबकि वो देश की राजनीति में उतरे नहीं हैं और वहां पर वो अंग्रेजी शिक्षा की अंग्रेजी भाषा नहीं, अंग्रेजी शिक्षा की मुखालफत करते हुए कहते हैं कि हिंदी जो है वह इस देश की भाषा हो सकती है। वो साफ लिखते हैं कि सारे हिंदुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए वह तो हिंदी ही होनी चाहिए, उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष जब रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक लेकर जाते हैं और उससे भूमिका लिखने का आग्रह करते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बात कहते हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसी बात से मैं हिंदी को जोड़कर आज की बात अपनी आगे बढ़ाऊंगा। वो कहते हैं कि संस्कृत का जो स्थान एक समय में था वह आज अगर कोई भाषा ले सकती है तो वो हिंदी ले सकती है। उसका कारण देते हैं कि संस्कृत वह भाषा रही जिसने उत्तर और दक्षिण के सारे भेद समाप्त कर दिए। जितने लोगों ने संस्कृत के विकास में उत्तर के लोगों ने योगदान दिया, उतने ही दक्षिण के लोगों ने संस्कृत को समृद्ध करने में भूमिका निभाई। तो ये जो संस्कृत एक समय हमारे देश की राष्ट्रभाषा थी, कोट अर्थ में उन्होंने कहा है, वैसे ही एक भाषा होनी चाहिए जो इस देश की राष्ट्रभाषा के पद की अधिकारिणी हो सकती है। और इसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो बात कही वो ये कि जो हजारों वर्ष की परंपराओं से कम विच्छिन्न हो और हमारी नूतन परिस्थिति का सामना अधिक से अधिक मुस्तैदी से कर सकती हो, संस्कृत न होकर भी संस्कृत सी हो और साथ ही नए विचार को, प्रत्येक नई भावना को अपना लेने में एकदम हिचकिचाती न हो, जो प्राचीन परंपरा की उत्तराधिकारिणी भी हो और नवीन चिंता की वाहिका भी हो, वह और कोई भाषा नहीं है, वह एक हिंदी भाषा है। और इस कारण से देश के सभी भाषाओं के लोग हिंदी के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक जरूरत रही है। आप स्वाधीनता आंदोलन को देखें, पूरे देश भर के स्वाधीनता आंदोलन, चाहे वो नरम दल के हों, चाहे गरम दल के हों, चाहे क्रांतिकारी हों, उनके बीच में भाषा का कोई विवाद नहीं था। ये दुख की बात है कि जब हम
देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे तो भाषा का कोई संघर्ष नहीं था, और जैसे ही हमको सत्ता मिली हम भाषा के संघर्ष में मुब्तला हो गए। और मुझे लगता है कि इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसीलिए अब वक्त आया है कि हम भारतीय भाषाओं के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार हों। और उसका जो सबसे अच्छा अवसर हमें मिला है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जहाँ पर भारतीय भाषाओं में शिक्षा को देने की बात कही गई है। आप देखें कि 1909 में जिसकी वकालत गांधी जी कर रहे थे, आज वह स्वप्न साकार होने की दहलीज पर है, और उसे साकार करने में हमारी सबकी सामूहिक भूमिका है, और शिक्षा संस्थानों की तो सबसे बड़ी भूमिका है, भाषा के अध्यापकों की सबसे बड़ी भूमिका है कि वे भारतीय भाषाओं में सारे जो अकादमिक विषय हैं, जो तकनीकी विषय हैं, जो चिकित्सा के विषय हैं, उसको ले आए। मैं अपील करूंगा कि यहाँ पे तमाम लोग जो हिंदी भाषी हैं बैठे हुए हैं, वो विज्ञान के हैं, वो समाजशास्त्र के हैं, वो अर्थशास्त्र के हैं, वो नैनो साइंस के हैं, कम से कम एक आलेख 5 साल में आपका हिंदी में जरूर प्रकाशित होना चाहिए। उसके अनुवाद की जिम्मेदारी हिंदी विभाग लेता है। जब तक आपकी भाषा ज्ञान की भाषा नहीं बनेगी, जब तक आपकी भाषा रोजगार की भाषा नहीं बनेगी, तब तक उस भाषा को आप बचा नहीं सकते। भाषा बहुत व्यवहारिक मुद्दा है, लेकिन उसको हम लोग डील करते हैं भावनात्मक रूप से। इस बात को हमें समझना चाहिए। एक बात और जो आजकल मैं अनुभव कर रहा हूं, उसको बताकर अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे कितनी देर बोलना है ये आयोजक महोदय ने नहीं बताया था, तो 45 मिनट 50 मिनट हम यूं ही बोल सकते हैं। और वो बात ये कि आज जो हम समय है, इस समय भारतीय भाषाओं की एकता के लिए ज़रूरी है कि हम भारतीय भाषाओं को एक ऐसी लिपि में लिखने की शुरुआत करें जो लिपि सभी भाषाओं की लिपियों से जोड़कर बना दी गई हो। क्योंकि बच्चे को क कैसे लिखना है ये हम उसके जन्म के पहले, उसकी पढ़ाई के पहले वर्ष में सिखा देते हैं। ध्वनियों की वो प्रतीक चिन्ह है, कोई मतलब नहीं है कि हम क को ऐसे ही लिखेंगे या ख को ऐसे ही लिखेंगे। मेरे एक मित्र गुजरात आए और मेरे साथ वो घूमते रहे, और एक जगह पे कुछ लिखा हुआ था, उन्होंने उसको पढ़ा, डुमडुम ज्यूटी पार्सर, डुमडुम ज्यूटी पार्सर। क्यों पढ़ा पता है आपको? अगर वो देवनागरी लिपि में लिखा होता तो वो पढ़ते कुमकुम ब्यूटी पार्लर। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की भाषाओं की एक लिपि हो सकती है, और उन्होंने नवजीवन के अंक को देवनागरी लिपि में प्रकाशित करने का कार्य किया था, पुस्तक का प्रकाशन किया था। तो महात्मा ने जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ते को अब समय आ गया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम एक लिपि, कम से कम सूचनात्मक लेखन के लिए, मैं नहीं कहता कि हेमांग देसाई कविता जो लिखें वो इस लिपि में लिखें, आप गुजराती लिपि में लिखिए, लेकिन जहां एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे, जहां पे ये सूचना लिखी है कि ये प्रसाधन है, तो कम से कम प्रसाधन देवनागरी में लिखा होगा, तो कन्नड़ का आदमी भी, गुजरात का आदमी भी, महाराष्ट्र का आदमी भी और तमिलनाडु का आदमी भी उसको पढ़ लेगा। इसी अपील के साथ एक बार पुनः मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।